नमस्कार। जगत की सारी चिकित्सा पद्धतियों का एवं चिकित्सा विज्ञान का मूल आयुर्वेद है और आयुर्वेद का मूल पदार्थ विज्ञान है। इसके लिए वैशेषिक दर्शन को आयुर्वेद का फिजिक्स कहा जाता है। लेकिन एक हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल हम यानी कि बीएमएस के स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़कर तो आयुर्वेद को सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन वैशेषिक दर्शन या फिर नागार्जुन का रस शास्त्र या फिर सांख्य दर्शन जैसे दर्शन शास्त्र नहीं सीखते हैं। इसके लिए जीवन भर हमको आयुर्वेद पता ही नहीं चलता है। आयुर्वेद का जो बहुत महत्वपूर्ण भाग जो आयुर्वेद के रहस्य को दर्शाता है, वो पदार्थ विज्ञान ना आने की वजह से हम आयुर्वेद के ग्रंथों का सही अर्थ ही नहीं लगा पाते हैं, हम संहिता का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, बस हमको केवल अनुवाद पर आधारित रहना पड़ता है और अनुवाद केवल शब्दों का हो सकता है, कंसेप्ट का कभी कोई अनुवाद नहीं होता है। और शब्दार्थ से हम केवल और केवल स्थूल अर्थ तक पहुंच पाते हैं, लेकिन सूक्ष्म अर्थ तक यानी कि भावार्थ तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए आयुर्वेद की परंपरा दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। इसके लिए जो आयुर्वेद का विद्यार्थी है, बीएमएस कर रहा है, एमडी कर रहा है, या जो आयुर्वेद का इच्छुक है, जिज्ञासु है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी फील्ड में पढ़ रहा हो, कोई भी धंधा कर रहा हो, कोई भी लाइन में कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन उसको पदार्थ विज्ञान सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं आज प्रयत्न करूंगा आप लोगों को आसानी से पदार्थ विज्ञान आ जाए। इसके लिए मैं पदार्थों की सूक्ष्म जानकारी देने की शुरुआत करता हूं और अभी हम शुरू करते हैं पदार्थ विज्ञान, जो आयुर्वेद का वैशेषिक दर्शन यानी कि फिजिक्स है। मतलब आयुर्वेद का फिजिक्स यानी कि वैशेषिक दर्शन है और उसमें यह पदार्थ विज्ञान का निरूपण आया है और वही आयुर्वेद ने स्वीकृत किया है। तो इसमें पदार्थ विज्ञान में भी आज हम पदार्थों के बारे में जानेंगे, उसमें खास करके अभाव के बारे में हम विशेषता से जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पदार्थ यानी क्या। पद का अर्थ यानी कि पदस्य अर्थः पदार्थः, ऐसा इसका शब्दार्थ होता है। यानी कि कोई भी एक पद होता है, उसका कोई एक अर्थ होता है, तो उसको कहते हैं पदार्थ। जैसे आपने घट बोला, तो मेरे मन में कुछ एक चित्र बना, बराबर है, तो वो हो गया पदार्थ। जो चित्र बना और जो वास्तविकता में वो मौजूद है, तभी तो वो चित्र बन पाया। जैसे आपने पट बोला, जैसे आपने मठ बोला, जैसे आपने कुछ भी ऐसा बोला, जैसे आपने घर बोला, बराबर है, जैसे आपने दुकान बोला, तो ये जितने भी पद होते हैं उसके अर्थ होते हैं। अब एक बात आप जान लीजिए कि जैसे आपने बोला कि घोड़ा, तो डिक्शनरी में लिखा होता है, इंग्लिश डिक्शनरी में, कि हॉर्स, उसके सामने लिखा होता है शब्द और उसके अर्थ में लिखा होता है घोड़ा। लेकिन आप याद रखिए, हॉर्स का अर्थ घोड़ा नहीं है, हॉर्स का प्रतिशब्द घोड़ा है। अर्थ क्या है? तो अर्थ जो तबेले में बंधा है, जो एक चौर पहिया वाला वो जो बेचारा चल रहा है, वो उसका अर्थ है। डिक्शनरी में जो लिखा है वो घोड़ा भी, हॉर्स भी शब्द है, घोड़ा भी शब्द है। अब हम वहां गलती कर देते हैं क्योंकि डिक्शनरी में उसको अर्थ के नीचे लिखा होता है कि अर्थ घोड़ा, घोड़ा अर्थ नहीं है। घोड़ा जो अभी जो प्रैक्टिकल जो है वो अर्थ है। तो ऐसे पद क्या है? तो दर्शन शास्त्रों में या आयुर्वेद ने जितने भी पद बताए हैं उसके अर्थ, जैसे ब्राह्मी लिखा है, तो ब्राह्मी का अर्थ क्या है? तो जो नदी किनारे पर वनस्पति होती है, जो प्रायोगिक रूप से आप देखते हैं, वो ब्राह्मी शब्द का अर्थ है। इसी तरह से वनस्पति शास्त्र, खनिज शास्त्र, वो सभी के अर्थ यही प्रात्यक्षिक जगत में उपलब्ध होते हैं। तो ये हम पदार्थ कहते हैं, पद निरूपित अर्थ, यानी कि कोई एक पद होता है, उसका कोई एक अर्थ होता है, जो पद को बोलने से वो उपस्थित होता है। देखिए, घट बोलने से सबके मन में एक घड़ा ही उपस्थित होता है, बराबर है। तो एक पट बोलने से एक कपड़ा ही उपस्थित होता है, एक मठ बोलने से एक आकार ही उपस्थित होता है, पुस्तक बोलने से कोई एक आकार विशेष उपस्थित होता है, जिसको हम अर्थ कहते हैं। और वो पद का अर्थ है, क्योंकि एक पद बोला और वो उपस्थित हुआ, तो ये दोनों का संबंध होता है। इसके लिए पद का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं पदार्थ। यानी कि भौतिक जगत की सारी चीजें, कोई ना कोई उसके लिए पद होगा, बराबर है। जैसे घड़े के लिए भी एक पद हम यूज करते हैं, कंप्यूटर के लिए भी यूज करते हैं, मोबाइल के लिए भी यूज करते हैं। कोई भी वस्तु को जब कहना हो तो एक पद यूज करते हैं, एक संज्ञा यूज करते हैं, बराबर है। और वो संज्ञा का वो अर्थ हो जाता है, तो वो होता है पदार्थ। अब कोई भी वस्तु ऐसी है जो जिसका कोई ना कोई पद है, चाहे हमको पता हो ना हो, ब्रह्मांड के भीतर भी कोई ऐसी चीज है जिसका कोई ना कोई संकेत है, कोई ना कोई शब्द है, वो चाहे हम न जानते हो, लेकिन कोई ना कोई तो उसको जानता ही है, तो उसको कहते हैं पदार्थ।
अब ये पदार्थ हमने जान लिया कि पूरी सृष्टि के जो पूरी की पूरी सृष्टि है वो पदार्थों से भरी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो पदार्थ नहीं है। अब जो भी कुछ वस्तु उठाएंगे वो पदार्थ ही होगा। अब इसके दो भाग पड़ते हैं, एक भाव पदार्थ, एक अभाव पदार्थ। यहाँ पर हम हमारी गलती हो जाती है कि हम उसको सूक्ष्मता से नहीं देखते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में इसको सूक्ष्मता से दिखाया गया है और तर्क संग्रह में विशेष रूप से समझाया गया है। मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये आसान रहे। तो एक भाव पदार्थ होते हैं, यानी कि अस्तित्व से प्रतीत होते हैं। जैसे वो 6 भाव पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये क्या क्या है उसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं, लेकिन अभी केवल इतना ही आप माने कि जो अस्तित्व से प्रतीत होता है। कैसे अस्तित्व से प्रतीत होगा? जैसे हम है कहते हैं, जैसे घट घड़ा है, पुस्तक है, मठ है, पुस्तक है, ग्रंथ है, पेन है, बराबर है। तो वो है से बताते हैं, अस्तित्व से बताते हैं, उसको भाव पदार्थ कहते हैं। तो अब ये तो पूरे के पूरे जगत में हमने देख लिया कि है। जैसे यहाँ पर कितने पदार्थ है, तो हमने देखा कि कोई बोलेगा यहाँ पुस्तक है, तो मैंने कहा है ये रहा। घड़ा है, हाँ ये रहा। पेन है, हाँ ये रही। बोर्ड है, हाँ ये रहा। बराबर, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, हाँ ये रहा। वायर है, ये रहा। लैंप है, ये रहा। इस तरह से अलग 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 आप देखेंगे कि ये सभी कुछ, जैसे स्क्रीन है, हाँ ये रही। बराबर, अक्षर है, हाँ ये रहे। तो ये सारे हो गए भाव पदार्थ, क्योंकि उसकी है से बताया। बराबर। अब आप बताएंगे कि यहाँ कार खड़ी है, मैं बताऊंगा नहीं। तो यहाँ मानो कि बोर्ड है, लेकिन ये एक ही बोर्ड है, विश्व भर की वस्तु ऐसी बहुत सारी है जो यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ कहूंगा कार नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या दिखाया? कार का अभाव दिखाया। तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ बताया कि कार का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन कार के अभाव का एग्जिस्टेंस है। देखिए, या तो कार होगी या कार का अभाव होगा, दो में से एक होगा। तो ये जो भाव है वो में कार, पेन वगैरह है, और उसका जो अभाव मैं बताता हूँ, तो वो ऐसा रियलाइज होता है कि वो वहां पर नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 चीजें हैं मानो, तो 4 चीजें मौजूद है, लेकिन 4 के अलावा जितनी भी वस्तु है उसका यहाँ पर अभाव है। वो चीजें और जगह है, लेकिन उसका क्या है, यहाँ पर अभाव है। तो ये हो गया अभाव पदार्थ। बराबर, मतलब नहीं है ऐसे हम कहते हैं, लेकिन वो भी एक पदार्थ है। हम इसको ये नहीं कहते यहाँ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो नहीं है। तो क्या है? तो उसका अभाव है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, बराबर है, तो मेरा अस्तित्व यहाँ पर है। तो मैं कुछ ही उसमें रहूंगा, कुछ ही जगह पे रहूंगा। मतलब मैं यहाँ हूँ तो अभी नेचुरली ये है। आप लॉजिक से बता सकते हैं कि मैं अभी कहाँ नहीं हूँ, तो दिल्ली नहीं हूँ, बेंगलुरु नहीं हूँ, अमेरिका नहीं हूँ। तो वहाँ क्या है? मेरा अभाव है। आप समझ गए ना? या तो मैं हूँ और ये जगह को छोड़कर बाकी सब जगह पर मेरा अभाव है। तो ये भी अभाव भी एक पदार्थ है, क्योंकि वो हमको प्रतीत होता है। कोई बोलते हैं कि भाई ये आपके कोई बुजुर्ग है, यहाँ पर बोले नहीं है, तो नहीं है से वो व्यक्ति समझ जाता है कि उसका अभाव है। तो अब वो कितनी रीति से अभाव हो सकता है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से न्याय दर्शन में समझाया है। वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर एक को सुनकर आपके मन में अलग अलग एक्शन रिएक्शन आता है। बराबर है। जैसे कोई एक, मैं पहला ही अभाव समझाऊंगा, प्राग भाव। वस्तु जब बनती है उससे पहले उसका एक अभाव है। बराबर है। तो वो होता है प्राग भाव। हर एक वस्तु का पहले प्राग भाव होता है। वो प्राग भाव जब पूरा हो जाता है, वस्तु उत्पन्न हो जाती है। वस्तु उत्पन्न हुई मतलब उसको प्राग भाव नष्ट हो गया, तभी वो उत्पन्न होती है। मतलब उत्पत्ति से प्राग जो होता है उसको प्राग भाव कहते हैं। जैसे अभी एक प्राचीन उदाहरण देते हैं। जैसे कुंभार घड़ा करने को बैठा है, बना रहा है, पहले के काल के उदाहरण है। तो कुंभार घड़ा करने को जब बैठ रहा है, तब कोई एक ग्राहक आता है और वो बोलता है कि घड़ा है अभी? वो बोले अभी नहीं है, लेकिन अभी होगा, मतलब उत्पन्न होगा। अब ये सुनकर वो व्यक्ति वहां बैठता है, वेट करता है, क्योंकि चलो अभी होने वाला है। अभी नहीं है, लेकिन एक होने वाला है, तो वो वेट करता है, चला नहीं जाता है। बराबर है। तो वो क्या बताता है? प्राग भाव। जैसे कोई आया चाय पीने को, तो अभी चाय है ऐसा बोला उसने, तो दुकान वाला ने क्या बोला कि बन रही है। तो अभी है कि नहीं, मानो अभी है कि नहीं, उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं चाय का, तो भी नहीं है। लेकिन उतना सुनने के बाद भी उसने जो अभाव कल्पित किया, वो कौन सा किया? प्राग भाव। इसलिए वो खड़ा रहा कि अच्छा बन रही है, पी कर जाऊंगा। मतलब तुरंत ही वस्तु होने वाली है, उसके पहले का जो अभाव है, उत्पत्ति होने वाली है, उसके पहले का जो अभाव है, उसको कहते हैं प्राग भाव। प्राग मतलब पहले का।
तो उतना सुनकर वो व्यक्ति ऐसा मानता है कि वस्तु का एग्जिस्टेंस अभी नहीं है, लेकिन अभी वो होने वाला है एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व होने वाला है, मतलब अस्तित्व के ठीक पूर्व का अभाव प्राग भाव होता है। बराबर है। तो ये सुनकर व्यक्ति क्या करता है पता है, वो वेट करता है, मतलब वो राह देखता है उसके अस्तित्व की। तो ये आपने समझ लिया, पूरे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं, मतलब बनेगा, बराबर होगा, अभी हो जाएगा, ये सभी जो शब्द हम बोलते हैं वो क्या बताता है, प्राग भाव, घटो भविष्यति, मतलब घट होगा, अभी नहीं है लेकिन होगा, मैं पास होऊंगा, बराबर है। या तो उत्पन्न होगी, बनेगी, मतलब कोई भी वस्तु बनेगी, चाय बनेगी, साग बनेगी, सब्जी बनेगी, भात बनेगा, वो सभी अभी नहीं है लेकिन ऐसे प्रोसेस में है कि अभी तुरंत बन जाएगी, उसको कहते हैं प्राग भाव। अब दूसरा हम देखते हैं प्रध्वंसा भाव, यानी कि अभी तक वस्तु थी लेकिन उसका नाश हो गया। जैसे हम कहते हैं कि भाई अभी तक दूध था लेकिन वो फट गया, खराब हो गया, तो हम अभी मना करते हैं, मतलब हमारे पास था लेकिन वो नष्ट हो गया, ऐसी प्रतीति पर प्रध्वंसा भाव होता है। घटोध्वस्त ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा ज्ञान होता है कि घटोध्वस्त, अत्यार घट का नाश हो गया। तो जो नाश प्रतीत होता है उससे हमको ये पता चलता है कुछ समय तक वस्तु थी, अभी उसका नाश हो गया, तो वो उसके बाद का अभाव है। एक वस्तु के अस्तित्व से पहले का अभाव उसको प्रागभाव, वस्तु के अस्तित्व जब पूरा हो जाता है उसके बाद का अभाव मतलब प्रध्वंसा भाव। मतलब ऐसा हमको प्रतीत होता है कि वस्तु यहीं पर थी लेकिन वो नष्ट हो गई, बराबर। तभी हम कहते हैं ना कि भाई मेरी चीज खो गई, बराबर, टूट गई, बराबर। तो वो क्या होता है, प्रध्वंसा भाव, नष्ट हो गई, मतलब खो गई नहीं लेकिन नाश हो गई, मतलब वो टूट गई, फूट गई, बराबर है, नाश हो गई, जल गई, नाश हो गई। तो नाश होने का जो बताता है वो हमको ये पता चलता है कि वस्तु यहाँ पर थी, अभी वो नष्ट हो गई। तो अभी तक अस्तित्व था लेकिन नष्ट हो गया, तो उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव, बराबर है। अब तीसरा हम देखते हैं अत्यंता भाव, बराबर है। जैसे मैं आपके पास बोलूं कि आपके पास पैसा है, 1 लाख रुपया है, तो आप बोलेंगे, आपके पास मानो 5,000 है, मैं बोलूँ 1 लाख रुपया, आप बोलेंगे नहीं है। तो अब उत्पन्न होगा ऐसा भी आप नहीं कह रहे हैं, नष्ट हो गया ऐसा भी आप नहीं कह रहे, आप सिंपल कह रहे हैं मेरे पास नहीं है, बराबर है। तो वो क्या हो गया कि ये चीज आपके पास नहीं है, तो वो हो गया अत्यंत अभाव, बराबर। यहाँ घड़ा है, हम बोलते हैं नहीं है, तो घड़ा कहाँ है, बोले एक जगह पर है। विश्व में मानो कि 100 जगह है, बराबर है, वो 100 जगह में से 100 जगह है, उसमें से एक जगह पर घड़ा है, तो 99 जगह पर क्या है पता है आपको, घड़ा का अत्यंता भाव है, बराबर। ऐसे आप विचार करिए, बराबर। जैसे कि कोई एक चीज लीजिए, पुस्तक है, वो जगत में 100 जगह है, उसमें से 5 जगह पर पुस्तक है, तो बाकी 95 में क्या होगा, पुस्तक का अत्यंता भाव, बराबर है। जितने जगह पर वस्तु रहती है उसके उसके अधिकरण को छोड़कर, यानी कि वो जहां पर रहती है, जैसे घड़ा रहा, बराबर है, ये घट हो गया, ये भूतल पर रहता है, यानी कि जमीन पर रहता है, तो घड़ा कहाँ रहा, भूतल पर रहा। तो भूतल को छोड़कर और जगह पर घटा भाव, यानी कि घड़े का अभाव रहा, बराबर। ये भूतल को छोड़कर 99 जगह पर, ऐसा आप देख सकते हैं, सारी जगह पर, उसको कहते हैं अत्यंता भाव। बिल्कुल बैठ गया, पूरा एकदम सिंपल है। जो वस्तु जहां रहती है उसको छोड़कर, यानी कि अधिकरण को छोड़कर बाकी सब जगह पर उसका अभाव रहता है। जैसे पुस्तक एक है, एक ही पुस्तक है ऐसा मानो आप, एक कोई पुस्तक है, बराबर है, वो टेबल पर पड़ी है, तो मैं बोलता हूँ पुस्तक कहाँ है, तो मैं बोलता टेबल पर है। तो और जगह क्या है, तो टेबल को छोड़ दीजिए, और जगह पर उसका अत्यंता भाव है, बराबर है, समझ गए। तो ये पुस्तक एक जगह है या 5 जगह पर है, तो 95 जगह पर उसका अभाव होगा, और जगह पर पुस्तक जहां रहती है उसको छोड़कर पुस्तक का अभाव रहेगा। ये हो गया अत्यंत अभाव। अब हम देखते हैं अन्योन्य भाव, इसको दूसरी परिभाषा में भेद भी बताते हैं। इसको क्या कहते हैं, भेद। ये एक वर्ड है अन्योन्य भाव के लिए, बराबर है। जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे पुस्तक है एक, बराबर है, और एक घड़ा है, तो मैं ये बोलता हूं कि पुस्तक घड़ा है कि पुस्तक घड़े से अलग है, तो आप कहते हैं कि पुस्तक पूरी दुनिया से अलग है,
आइडेंटिटी उसकी। तो पुस्तक का भेद पुस्तक को छोड़कर सब जगह रहता है। देखिए अत्यंताभाव कहाँ रहता है, यहाँ घड़ा लिया, ये कहाँ रहेगा, भूतल पर। और घटा का अभाव, कौन सा अभाव, अत्यंताभाव कहाँ रहेगा, तो घट के अधिकरण को छोड़कर सारी जगह पर घटाभाव रहेगा। ये आपने समझ लिया बिल्कुल। अब घट का अन्योन्य भाव, भेद कहाँ रहेगा, तो घड़ा कहाँ पर है, तो घड़ा अपने में तादात्म्य संबंध से, मतलब घट की आइडेंटिटी घट है, उसको छोड़कर, मतलब घट को छोड़कर सब जगह पर घट का भेद यानी कि अन्योन्य भाव रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा, अन्योन्य भाव खुद वस्तु को छोड़कर सब जगह रहता है और अत्यंता भाव वस्तु के अधिकरण को छोड़कर रहता है। जैसे उसकी प्रतीति क्या होती है कि घड़ा घट पट है, तो हम कहते हैं कि नहीं, घटो न पटह, न नास्ति नहीं होगा, घटो न पटह, अहम न विद्वान, मतलब विद्वान का भेद मेरे में है, मैं विद्वान नहीं हूं। बराबर है। तो वो मुझे छोड़कर जो रहता है, मतलब मैं अपने आप में एक आइडेंटिटी हूं और वो वर्ल्ड में कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है कि जो मेरे में बैठती हो, मैं यूनिक हूँ। जैसे हमारी थंब जो प्रिंट है वो अलग है, हमारी आवाज अलग है, हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, तो वो छोड़कर वो सब जगह पर मेरा भेद है। मैं अपने आप में ही रहता हूँ, मेरा तादात्म्य अपने आप में है और किसी में मेरा तादात्म्य नहीं है, तो उसको कहते हैं भेद। मेरा भेद सब में है, बराबर, और सबका भेद मेरे में है। आप समझ गए, मेरे को छोड़कर सब जगह पर जो रहता है वो अन्यो अन्य अभाव, ऐसा कहते हैं। अन्य अन्य अभाव, अन्य मतलब मेरे से जो अन्य है उसमें मेरा भेद है या अन्य अन्य अभाव है, वो प्रतीति ऐसे होती है। तो चार अभाव हमने देखे। दो अभाव सिंपल आपका है, जैसे एक घड़ा लिया हमने, तो घड़ा कहाँ उत्पन्न होता है, तो के उसका जो है वो उत्पन्न होने का है कपाल, मतलब दो कपाल मिलते हैं तो घड़ा उत्पन्न होता है। तो घड़ा जब भी उत्पन्न होगा कपाल में होगा। तो घट का ये प्रागभाव कहाँ होगा, समवायी कारण में, यानी कि कपाल में होगा। वो कहाँ प्रतीति हुई, घड़ अभी उत्पन्न होगा तो कपाल में होगा, कुह कुलाल बना रहा होगा, बरोबर। प्रध्वंसा भाव भी कहाँ होगा, नष्ट भी घड़ा कहाँ होगा, यहीं पर होगा, तो ये भी यहाँ रहेगा। फिर खड़ा है वो कहाँ रहेगा, ऐसे तैयार हो गया बाद में कहाँ रहेगा, तो के बाद में जमीन पर रहेगा। देखिए तैयार नहीं होता है तब वो कारण में रहता है, तैयार होने के बाद वो जमीन पर रहता है, भूतल पर। आप समझ गए। और उसका अभाव कहाँ रहेगा, तो भूतल को छोड़कर और जगह पर, इसको छोड़कर और जगह पर रहेगा, 99 जगह पर। अब अंतिम में समझाता हूं अन्योन्य भाव घड़े का। घड़े का अन्योन्य भाव कहाँ रहेगा, तो घड़े को छोड़कर, देखिए यहां पर क्या था, घट के अधिकरण को छोड़कर घड़ा तैयार हो गया, वो जमीन पर रहा, जमीन को छोड़कर और जगह घट का ये अत्यंत अभाव रहा। और अन्योन्य भाव कहाँ रखा, तो घट को छोड़कर और सारी जगह पर, मानो कि जगत में घट है और बाकी 99 वस्तुएं, उसमें भूतल भी है और भी है, वो सभी। तो प्रतीति कैसी होगी पता है, मतलब कैसा हमको रियलाइज होगा, तो हम ये कहेंगे ये घड़ा नहीं है। मतलब हम कहेंगे कि भूतल घड़ा है, बोले नहीं है, तो घड़ का अन्योन्य भाव यानी कि भेद घट को छोड़कर और जगह पर रहा, एक जगह पर नहीं रहेगा, खुद घट में, बराबर, क्योंकि घड़ा घड़ा है और वस्तु घड़ा नहीं है। तो ये चार प्रकार से हमने अभाव देखे, बराबर है। एक में ऐसी प्रतीति होती है होगा, एक में ऐसी प्रतीति होगी नष्ट हो गया, ये सारा का सारा नास्तित्व दिखा रहा है, देखो पदार्थ का। होगा मतलब अभी नहीं है, नष्ट हो गया अभी नहीं है, बराबर है। तीसरा यहां नहीं है, ये भी नास्तित्व बताया। और चौथा यह नहीं है, मैं कोई व्यक्ति के काम से गया, बराबर है, और मैंने उसको पूछा, मुझे धनजी भाई का काम था, मैंने उसको पूछा कि आप धनजी भाई है, तो वो नहीं कहेगा यहां धनजी भाई नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, मैं धनजी भाई नहीं हूं। जो वो बोला मैं धनजी भाई नहीं हूं, वो क्या बोला, अन्योन्य भाव, मतलब धनजी भाई से मैं भिन्न हूं, बराबर है। मैंने यदि ऐसा पूछा होता कि भाई धनजी भाई यहां पर है, बराबर है, तो वो जो बताता कि धनजी भाई यहां पर नहीं है, तो वो अत्यंत का भाव होता। मैंने पूछा आप धनजी भाई हो, तो उसने बताया मैं धनजी भाई नहीं हूं, तो उसने अन्योन्य भाव बताया, मतलब मैं धनजी भाई से अलग हूं, ऐसा बता रहा है।
बराबर है। मेरे में धनजी भाई ने ऐसा नहीं बताया, मैं धनजी भाई से अलग हूँ, मैं नहीं हूँ धनजी भाई। तो ये 4 तरह से नास्तित्व का प्रतीति होती है, नास्तित्व से हमको ज्ञान होता है। तो एक हमने देखा भाव पदार्थ जो हम आगे देखने वाले हैं, एक अभाव पदार्थ जो नास्तित्व से प्रतीत होता है, बराबर है? जो नहीं है इस तरह से बताते हैं, लेकिन वो शब्द अलग-अलग हो जाते हैं। अलग-अलग रूप से कहा जाता है और अलग-अलग तरीके से कहा जाता है और वो भी अलग-अलग ही है। तो एक होगा कि होगा, मतलब हम रुक जाते हैं, एक हो गया कि नष्ट हो गया, तो हम चले जाते हैं, एक हो गया यहाँ नहीं है और एक होगा यह नहीं है। बराबर है? ये 4 प्रकार की प्रतीति है, उसको अभाव पदार्थ कहते हैं। बराबर है? मानो घड़ा घट होगा, घट नष्ट हो गया, यहाँ घट नहीं है और यह घट नहीं। ये 4 प्रकार से ये अभाव को कहने की रीति है। आयुर्वेद में और वैशेषिक दर्शन में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। बस आपको भी इतना ही समझना है कि ये 4 अभाव को हम जान लेंगे तो आयुर्वेद के पदार्थ विज्ञान को आसानी से समझ पाएंगे। तो हमारा बेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये अभाव पदार्थ को समझने के बाद। तो ये अभाव पदार्थ को अभी हमने थोड़ा-सा समझा। और भी आपके कोई प्रश्न हो, आप विस्तार से समझना चाहते हो तो कमेंट में अवश्य लिखिए। हम इसके ऊपर विस्तृत वीडियो भी दर्शन शास्त्र के बना सकते हैं। तो आज हमने ये अभाव के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम भाव पदार्थ के बारे में विशेष लेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भाव पदार्थ का निरूपण देखेंगे। नमस्कार।